प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आज हम पाठ 5 मैं पढ़ नहीं सका के बारे में आगे पढ़ेंगे। तो यह भी याद होगा कि मेरी माँ ने आपको सारी मजबूरी बताकर कहा था कि यही लड़का अब मेरा सहारा है, यही मेरी जिंदगी में रोशनी करेगा। पढ़ लिख कर कुछ बन जाएगा तो जिंदगी आराम से कट जाएगी। और आप खुश हुए थे कि एक गरीब विधवा जिसके पति की मृत्यु हो गई हो अपने बच्चे को पढ़ाना चाहती है। संजय ने बलदेव मास्टर को याद करवाते हुए कहा कि मेरी माँ ने आपको सारी मजबूरी बताकर कहा था कि यही लड़का मेरा सहारा है। आप भी प्रसन्न हुए थे कि एक गरीब विधवा अपने बच्चे को पढ़ाना चाहती है। हाँ, बस इतना ही कहा बलदेव मास्टर ने, लेकिन संजय कहता जा रहा था। उसके बाद मैं आपकी नज़रों में घोंचू बन गया, क्योंकि और बच्चों के माता पिता घर पर उनकी पढ़ाई में मदद करते थे, उनका होमवर्क करा देते थे। पर मुझे कौन पढ़ाता, कौन होमवर्क कराता? मेरी निश्चित माँ। मैं पूरी कोशिश करता, दोस्तों से पूछकर किसी तरह क्लास का काम और होमवर्क कर लेता, फिर भी मुझे उसके लिए मिलती थी आपकी सज़ा। और उस दिन होमवर्क ना करने के कारण आपने मुझे इतना मारा था कि मैंने तभी निश्चय कर लिया था कि आज के बाद मैं स्कूल की तरफ कदम नहीं बढ़ाऊंगा। संजय कहता ही जा रहा था। दूसरे बच्चों के माता पिता उनकी पढ़ाई में मदद करते थे, परंतु मुझे कौन पढ़ाता, कौन होमवर्क कराता? मेरी माँ निरक्षर थी, फिर भी मैं दोस्तों से पूछकर क्लास का काम और होमवर्क कर लेता, फिर भी मुझे उसके लिए सज़ा मिलती थी। उस दिन होमवर्क ना करने के कारण आपने मुझे इतना मारा था कि मैंने तभी इरादा कर लिया था कि आज के बाद मैं कभी स्कूल नहीं जाऊंगा। तो क्या फिर तुमने पढ़ाई की ही नहीं? नहीं, कई दिनों तक तो मैं यूं ही भटकता रहा, घूमता रहा। 2 महीने बीत गए। फिर एक दिन मेरे मामा जी आए। उन्होंने हमारी हालत देखी तो वे हमें अपने साथ सुजानगढ़ ले गए। मामा भी इतने संपन्न नहीं थे, संपन्न अर्थात धनवान या अमीर, कि हमारी परवरिश करते, परवरिश अर्थात पालन पोषण करना, लेकिन उन्होंने रहने को छत और अपना साया हमें दिया था। यही बहुत था। हालांकि मामा जी ने कहा था कि चलो तुम्हारा स्कूल में दाखिला करा देता हूँ, जो कुछ मदद हो सकेगी ज़रूर करूँगा। लेकिन मेरे मन में स्कूल के प्रति ऐसी नफ़रत जाग चुकी थी कि मैंने मामा जी से पढ़ाई करने के लिए साफ मना कर दिया। ना जाने क्यों मुझे यही लगता कि स्कूल में पढ़ाई करने का मतलब है मास्टर साहब की मार खाना। फिर बलदेव मास्टर जी ने पूछा कि क्या तुमने पढ़ाई की नहीं? संजय ने उत्तर दिया, नहीं। उसके बाद मैं भटकता रहा। 2 महीने बीत गए। फिर मेरे मामा जी हमारे घर की हालत देखकर हमें अपने साथ सुजानगढ़ ले गए। मामा जी ने स्कूल में दाखिला कराने के लिए कहा, परंतु मैंने मना कर दिया। मुझे यही लगता कि स्कूल में पढ़ाई करने का मतलब है मास्टर साहब की मार खाना। लेकिन बेटा,
इतना बड़ा फैसला लेने से पहले मुझसे पूछा तो होता। बलदेव मास्टर ने धीमी आवाज में कहा। आपके पास कैसे आता? आपके भय ने ही, भय अर्थात डर, तो मुझे वह फैसला लेने के लिए मजबूर किया था। पर बाद में सोचता रहा कि अगर मैं उस दिन के बाद स्कूल नहीं गया और पूरे 2 महीने तक स्कूल नहीं गया तो क्या एक दिन भी आपने सोचा कि घोचू का क्या हुआ? स्कूल क्यों नहीं आ रहा है? कहीं बीमार तो नहीं है? मेरे किसी सहपाठी, एक ही कक्षा में पढ़ने वाले को ही भेजकर मेरी खबर पूछवा ली होती। मैं तो बालक था पर आप तो अध्यापक थे। मेरी माँ और मेरे हालात को आप जानते थे, लेकिन मैं तो आपकी नज़रों में घोचू था। तब भला आपको मेरी फिक्र क्यों होती? यह बातें सुनकर बलदेव मास्टर ने धीमी आवाज़ में कहा, परंतु बेटा, इतना बड़ा फैसला लेने से पहले मुझसे पूछा तो होता। संजय ने उत्तर दिया, आपके पास कैसे आता? आपके डर ने ही मुझे वह फैसला लेने के लिए मजबूर किया था। और मैं यह भी सोचता रहा कि आपने कभी यह नहीं सोचा कि गोचू का क्या हुआ? स्कूल क्यों नहीं आ रहा? क्या बीमार तो नहीं है? मैं तो बालक था पर आप तो अध्यापक थे। फिर तुमने क्या किया? बलदेव मास्टर जी ने भर्राए गले से पूछा। क्या करता? मामा जी के कहने समझाने के बावजूद मैंने पढ़ाई करने के बजाय दुकानों में नौकरी शुरू कर दी। माँ भी आसपास के घरों में काम करने लगी थी ताकि हम मामा जी पर बोझ ना बने। जिंदगी घिसड़ घिसड़ कर चलती रही। माँ धीरे धीरे कमज़ोर होती गई, बीमार रहने लगी और एक दिन वह भी चल बसी। मैं अब मामा की छाया में गुजर करने लगा था। एक साइकिल की दुकान पर काम मिल गया। फिर बलदेव मास्टर जी ने पूछा, उसके बाद तुमने क्या किया? संजय ने उत्तर दिया, क्या करता? मैंने दुकानों में नौकरी की। माँ भी बीमार रहने लगी। एक दिन उसकी भी मृत्यु हो गई। उसके बाद एक साइकिल की दुकान पर मुझे काम मिल गया। कुछ बरस और गुजरे। फिर एक भले इंसान ने मुझे एक लोहे के कारखाने में नौकरी पर लगवा दिया। वहाँ मैंने काम सीखा भी और कुछ पूंजी भी जोड़ी। फिर एक भले आदमी ने बताया कि यहाँ श्यामगंज में लोहे की दुकान की गुंजाइश है। गुंजाइश अर्थात स्थान या जगह। काम शुरू करो तो चल निकलेगा। बस मैं श्यामगंज आ गया। यहाँ स्कूल की इमारत बन रही थी। उसमें लोहे के काम का ठेका मुझे मिल गया। मुझे लगा कि मैं स्कूल में तो ना पढ़ सका, लेकिन उसकी इमारत बनने में मेरी मेहनत काम आएगी। यही क्या कम संतोष की बात है? इस स्कूल में जो विद्यार्थी पढ़ेंगे वे तो कम से कम मुझसे अच्छे ही बनकर निकलेंगे। कुछ साल और बीत गए। फिर एक अच्छे इंसान ने लोहे के कारखाने में नौकरी पर लगवा दिया। फिर मैंने काम सीखा, कुछ पूंजी जोड़ी, श्यामगंज में लोहे की दुकान शुरू की। अब मुझे स्कूल में लोहे के काम का ठेका मिल गया है। मुझे इस बात का धीरज है कि मैं स्कूल में ना पढ़ सका, परंतु उसकी इमारत बनने में मेरी मेहनत काम आएगी। क्या बाद में भी तुम्हारे मन में पढ़ने की इच्छा नहीं जागी? बलदेव मास्टर ने पूछा। नहीं, पढ़ाई से तो मन उचट गया था,
क्योंकि आपकी उस दिन की मार ने दिल पर ऐसी खरोच डाली थी कि उसकी टीस मुझे पढ़ने से बराबर दूर करती रही। काश आपने उस दिन मारा ना होता तो आज आप जिन विद्यार्थियों का जिक्र अर्थात चर्चा गर्व से करते हैं उनमें से एक मैं भी होता। फिर गहरी ठंडी सांस लेकर संजय बोला, खैर छोड़िए इन पुरानी बातों को, बताइए क्या काम करना है। संजय ने देखा कि बलदेव मास्टर के गले में आवाज़ जैसे अटक गई है और चश्मे के मोटे कांचों के पीछे आंसू बह रहे हैं। बलदेव मास्टर जी ने पूछा, क्या उसके बाद भी तुम्हारे मन में पढ़ाई करने की इच्छा नहीं हुई? संजय ने उत्तर दिया, नहीं, मेरा मन पढ़ाई से ऊब गया था, क्योंकि आपकी उस दिन की मार ने मेरे दिल पर गहरी छाप छोड़ी थी। काश आपने उस दिन मारा ना होता तो मैं भी उन विद्यार्थियों में से एक होता जिनकी चर्चा आप बड़े गर्व से करते हैं। फिर गहरी सांस लेकर संजय बोला, खैर पुरानी बातों को छोड़िए, बताइए क्या काम करना है। फिर संजय ने देखा कि बलदेव मास्टर के गले में आवाज़ जैसे अटक गई हो और उनकी आंखों से आंसू भी बह रहे थे। धन्यवाद।